आप सबका एक बार फिर मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में थोड़ा टेक्निकल कमी होने के कारण हमारा वीडियो बीच में ही रुक गया था, जो कि संयुक्त स्वर बताने जा रहे थे तो वहीं पे रुक गया था। हम आज वहीं से शुरू करते हैं, जो हमारा वीडियो छूटा था पिछला, जहां से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले जहां से हमारा वीडियो पिछला वाला वीडियो छूटा था वहां से शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाले थे हम संयुक्त स्वर, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग लिखे थे संयुक्त स्वर। तो यहीं से हमारा वीडियो टेक्निकल कमी के कारण रुक गया था। हम आपको संयुक्त स्वर बता नहीं पाए थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग छूटे हुए वीडियो को इस वीडियो में समझें, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि जो बीच में टेक्निकल कमी की वजह से वीडियो हमारा बीच में ही बंद हो गया, तो उसकी भरपाई हम इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो एक है ए, दूसरा है ऐ, तीसरा है ओ और चौथा है औ। तो ये चार स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये चारों स्वर दो दो स्वर के मिलने से बने हैं, जिसमें दो स्वर मिलते हैं उसी को संयुक्त कहा जाता है। तो ये चारों स्वर दो दो स्वर के योग से बने हुए हैं, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब एक चीज और आप सबको बता दें यहीं पे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, इसको भी आप लोग ध्यान दें। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नंबर 1 है छत्र, नंबर 2 है त्रंग, नंबर 3 है ज्ञ और नंबर 4 है स्रा। तो संयुक्त स्वर की तरह संयुक्त व्यंजन भी है। अगर इनकी संयुक्त स्वर की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 है, और संयुक्त व्यंजन की भी बात करें तो इसकी भी संख्या 4 ही है। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन में? छत्र, त्रंग, ज्ञ और स्रा। अब यहां पर हम ये भी समझ लें कि किसके किसके मेल से संयुक्त स्वर और व्यंजन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं कि ए कब होता है। तो ए कब होता है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ये पहला नियम है संयुक्त रस लिख दिए, सॉरी, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर छोटा आ या बड़ा के बाद अगर छोटी या बड़ी है तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। और देखिए आय कब होता है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जो प्लस लिख रहे हैं इसका मतलब बाद में समझ लीजिए। छोटा आ या बड़ा के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। ये इसका नियम है। ओ का कैसे परिवर्तन है? परिवर्तन होता है छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो दोनों के स्थान पर
ओ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको संधि में भी काम देगी। ये स्वर स्वर के नियम अभी चल रहे हैं। और कहां पे होता है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो ये इसका नियम है। अच्छा, एक एक उदाहरण हम आपको बता दें। जैसे इसका उदाहरण है पहला वाला, रमेश। इसका करेंगे हम सन विच्छेद, हो जाएगा रमा प्लस ईस। देखिए, बड़ा और बड़ी मिलके हो जाएंगे ए, तो हो जाता है रमेश। ठीक, अब इसका देखते हैं ऐ का उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है सदैव, सदैव। इसका हो जाता है सदा प्लस एव बराबर, यहां देखिए बड़ा और ए, तो बड़ा और ए तो मिलकर क्या हो जाता है ए। इसका देख लेते हैं ओ का, महोत्सव एक शब्द है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें या इसे तोड़ें तो होता है महा प्लस उत्सव। यहाँ बड़ा और छोटा ओ मिलके ओ हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं औ वाला उदाहरण। चौथा उदाहरण देखते हैं औ वाला, वनौषधि। अगर इसको हम तोड़ें तो हो जाता है वन प्लस औषधि, वनौषधि। तो ये चार नियम है, जिसको हम डिटेल में व्याख्या करेंगे जब संधि आएगी, तो इसको हम एकदम आपको सरल तरीके से बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखें, जब हम संधि वाली वीडियो बताएंगे एकदम आपको डिटेल में बताएंगे, एकदम तोड़ करके समझाएंगे, एक एक शब्द का एक एक अक्षर आप हमारे वीडियो को देखिए। तो ये अभी आपको उदाहरण बताया गया कि जो ये चार स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये किस तरह से मिलकर के, किन दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं। अब आपको हम दिखा दे रहे हैं कि छत्र, त्रंग, ज्ञ, औसरा ये किससे मिलकर के बने हैं। इसको हम बिल्कुल आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। बाकी हम संधि वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। तो छत्र की बात करें तो ये भी पेपर में आता है कि छत्र किसके किसके योग से बनता है। तो का प्लस सा, ये मूर्धन्य सा, लेकिन यहाँ हलंत रहेगा। छत्र किससे मिलकर बनता है? का, आधा का और सा। अब त्रंग किससे मिलके बनता है? त्र, आधा ता, तमें हलंत और रा, ये होता है त्र। ज्ञा किससे मिलके बनता है? ज्ञा किससे मिलके बनता है? तो यहां हम लिखते हैं ज्ञा, आधा ज और इया, इसे ज्ञा बनता है। अब बचा क्या है? स्रा, श्रृंगार वाला सा। स्रा किससे मिलते बनता है? आधा सा, तालब के सा है ये, और रा, इससे मिलके स्रा बनता है। तो आपके संयुक्त स्वर के बारे में अभी आपको हम बताएं। अब उम्मीद हम करते हैं कि आप सबको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं, कुछ आप लोग समझने का प्रयास करें। इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब नोट कर लिए होंगे अपने कॉपी पर। अब इसे मिटा दे रहे हैं।
अब आपको हम बताएंगे संधि। संधि बताएंगे। संधि बताने के पहले कुछ आपको उससे संबंधित बातें बताना चाहते हैं, जिससे कि आपको संधि समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ण हम बता चुके हैं, वर्ण आप अच्छे से समझे होंगे, तो कुछ चीजें उसमें आपको समझ में आ गई होंगी और कुछ आप बताने चल रहे हैं। आप इसको समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, संधि एकदम सरल आपको लगेगी। तो समझने का प्रयास करिए। तो ये छोटा आ क्या है? स्वर। और बड़ी क्या है? स्वर। री क्या है? स्वर। ए क्या है? स्वर। तो ये सब हमें पता है। अब हम किस लिए लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब ये क्या है? का, ये व्यंजन है। और रा क्या है? ये व्यंजन है। ज्ञा क्या है? ये व्यंजन है। ये स्वर है और ये व्यंजन है। इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि आप लोग को जो भी हम चीजें बताएं सब एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, यही हमारा टारगेट है। तो ये है। अब देखिए, अगर इसे हम बोले तो ये क्या कहलाता है? छोटा आ। और ये क्या है? बड़ा आ। ये क्या है? आ। ये क्या है? आ। यानी कि ये हास्य स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। और क्या है? ये व्यंजन। तो थोड़ा सा हम आपको हास्य और दीर्घ स्वर और व्यंजन के बारे में बता देते हैं। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वर और व्यंजन आपको पहले ही बता चुके हैं। तो पहले आप हास्य स्वर और दीर्घ स्वर समझ लें। हास्य स्वर किसे कहते हैं? हेडिंग लिखिएगा, हास्य स्वर। हास्य स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में मुख से कम श्वास, यानी कि सांस, कम श्वास निकलती है उसे हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आदि। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने से हमारे मुख से जो सांसें निकलती हैं वो बहुत स्लो निकलती हैं, तो उसे हम हास्य बोलते हैं। हास्य माने छोटा होता है। तो अगर हम आ बोलेंगे आ तो धीरे से निकलेगा, अगर बड़ा होगा तो आ तो थोड़ा सा आवाज तेज निकलेगी। तो हास्य स्वर में हमारे मुख से निकलने वाली श्वास की आवाज जो होती है वो कम होती है, इसलिए ये हास्य स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वो तेज होती है। जब तेज आवाज निकलती है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जब आवाज कम रहती है तो उसे हास्य स्वर। तब दीर्घ स्वर हम लिख देते हैं। हेडिंग दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या है? जिस के उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा
मुख से तीव्र श्वास निकलती है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जब हमारे मुख से तेज आवाज निकलती है हास्य स्वर की अपेक्षा, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि। तो ये हास्य स्वर और दीर्घ स्वर की परिभाषा और उदाहरण था। हम उम्मीद करते हैं कि हास्य स्वर और दीर्घ स्वर आपके समझ में आ गया होगा, और अब इसके आगे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको जब हम संधि शुरू करेंगे तो उन सब चीजों में ये आपको बहुत ही मदद करेगा। इसलिए आप सबको कुछ हम संधि बताने के पहले उससे संबंधित नियम, उससे संबंधित बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आगे हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। आगे है एक पॉइंट है समान स्वर। अब समान स्वर क्या है उसको आप समझिए। समान स्वर होता है जब एक ही स्वर के बाद उसी जाति का दूसरा स्वर आए तो क्या कहलाता है, समान स्वर। इसको आप इसकी परिभाषा ना लिखा करके हम आपको वैसे ही समझा देते हैं, आपके समझ में उम्मीद है कि आ जाएगा। जैसे ये छोटा आ है, छोटा आ के बाद अगर छोटा आ आता है, छोटा आ के बाद अगर छोटा आता है तो ये क्या कहलाता है, समान स्वर। ठीक है, छोटा आ के बाद छोटा है तो कौन सा स्वर कहलाएगा, ये दोनों समान स्वर। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ अगर छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है तब भी क्या कहलाएगा, यही समान स्वर ही कहलाएगा। ठीक, और एक सिचुएशन है, अगर बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तब भी क्या कहलाता है, समान स्वर। और अगर बड़ा आ के बाद बड़ा आ आए तब भी समान स्वर। यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो सभी स्थिति में समान स्वर कहलाते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, अगर छोटी है इसके बाद छोटी ई आ रही है तब भी क्या कहलाएगी, ये समान स्वर। अगर यहां छोटी है यहां बड़ी है तब भी क्या कहलाएगा, समान स्वर। अगर मान लेते हैं यहां बड़ी है और बड़ी के बाद छोटी आ रही है तब भी क्या कहलाएगी, ये समान स्वर। और यहां मान लेते हैं बड़ी है इसके बाद बड़ी आ रही है तब भी क्या कहलाएगी, समान स्वर। तो ये समान स्वर है। इसी तरह से अगर छोटा ओ के बाद छोटा ऊ आता है तब भी समान स्वर कहलाएगा, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तब भी समान स्वर कहलाता है, बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तब भी समान स्वर कहलाएगा। इसी तरह से ए के बाद अगर ए आता है तब भी समान स्वर कहलाएगा। ठीक, तो ये समान स्वर है। उम्मीद करते हैं कि समान स्वर आपके समझ में आ गया होगा। अब इसे आप लोग लिख लें हम, ताकि हम आगे बताने का प्रयास करें। अगला है असमान स्वर। असमान स्वर आप लोग समझें, इसे मिटा रहे हैं। असमान स्वर किसे कहते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करें। ये आप सबको जब हम संधि बताएंगे उसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, आपको तुरंत समझ में आएगा।
इसलिए आप लोग थोड़ा सा पहले मेहनत करें। असमान स्वर हेडिंग क्या, डायरेक्ट आपको हम असमान स्वर के बारे में बता दे रहे हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। असमान स्वर क्या है, जब एक ही जात के दोनों स्वर ना आए तो क्या कहलाता है, असमान स्वर। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे छोटा आ है, अब छोटा आ के बाद अगर छोटी ई आ गई तो ये क्या कहलाएगी, असमान स्वर। क्योंकि यहाँ पे छोटा आ है, अगर छोटा के बाद छोटा आता या बड़ा आता तब समान स्वर कहलाता। अब छोटा के बाद छोटी आई है तो ये क्या कहलाएगी, असमान स्वर। और अगर छोटा के बाद छोटा ऊ आ जाए तब भी क्या कहलाएगा, असमान स्वर। अगर छोटा के बाद ए आ जाए तब भी क्या कहलाएगा, असमान स्वर। अगर बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आ जाए तब भी क्या कहलाएगा, असमान स्वर। अगर बड़ा के बाद अगर आय आ जाता है तब भी क्या कहलाएगा, असमान स्वर। अगर री के बाद ओ आ जाए तब भी क्या कहलाएगा, असमान स्वर। अगर ओ के बाद छोटा आ रहा है तब भी क्या कहलाएगा, असमान स्वर। अगर आओ के बाद छोटी ई आ रही है तब भी क्या कहलाएगी, असमान स्वर। यानी कि छोटा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ ना आए, कोई दूसरा स्वर आए तो क्या कहलाएगा, असमान स्वर। छोटी ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई ना आए, उसके अलावा चाहे जो स्वर आए वो क्या कहलाएगी, असमान स्वर। छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ ना आए तो क्या कहलाएगा, असमान स्वर। री के बाद री चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो ना आए, कोई दूसरा स्वर आए तो क्या कहलाएगा, असमान। ए के बाद ए और ऐ ना आए तो क्या कहलाएगा, असमान स्वर। ओ के बाद ओ या अव ना आए तो क्या कहलाएगा, असमान स्वर। तो हमें उम्मीद अब है कि आपके समझ में समान और असमान स्वर आ गया होगा। अब हम आपको इसके आगे बताते हैं, इसे आप लोग लिख लें जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। समान और असमान स्वर आपके समझ में आ गया होगा, और हास्य स्वर और दीर्घ स्वर भी समझ में आ गया होगा, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन भी समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताते हैं संधि हेडिंग। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ पहले समझिए, अच्छे से समझिएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। और इसकी परिभाषा क्या है, लिखते हैं संधि की परिभाषा हेडिंग। इसकी परिभाषा है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं।
ध्यान दीजिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है और इसकी परिभाषा है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस परिभाषा को हम और दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो परिभाषा हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं लेकिन अर्थ उसका वही होगा, आप चाहे जैसे कहिए, लेकिन ये परिभाषा आपको हम बहुत सिंपल में लिखाए हैं जिससे कि याद हो जाए। अब हम आपको संधि का शाब्दिक अर्थ और संधि की परिभाषा बताने के बाद इसके आगे बताने का प्रयास करते हैं कि शब्द शाब्दिक अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, और संधि के प्रकार। हेडिंग लिखते हैं, संधि के प्रकार। अगर संधि के प्रकार की बात करें तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। नंबर 1 स्वर संधि, और इसी का दूसरा नाम है, स्वर संधि का ही दूसरा नाम है अच संधि। और नंबर 2 है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि। और नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो इसका एक ही नाम है। तो इस प्रकार से संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। विसर्ग सिर्फ एक ही नाम है, विसर्ग। तो ये मुख्य रूप से 3 संधि होती हैं। और अब थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, उसके बाद हम और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से प्रश्न हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए और चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा एक चीज यहां से और आपको बता दें जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने के लिए। देखिए, ये जैसे आपका का है, ठीक है, का, तो इसमें क्या, ये किससे मिलके बना है? तो का ये आधा हलंत है और इसमें क्या छिपा है? छोटा आ। ठीक है, क्या किससे मिलके बना है? आधा का और छोटा आ से। अगर इसी तरह से की है, की, तो इसमें क्या क्या मिलके बना है? किन वर्णों से मिलके बना है? तो इसमें का है, ये हलंत है और छोटी ई है। और जैसे लिखा गया है के, ये किससे मिलके बना है? का आधा हलंत, सॉरी हलंत प्लस ए। तो इस तरह से। और मान लीजिए का में बड़ा आ की मात्रा है, तो ये किससे मिलके बना है? आधा का प्लस बड़ा आ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, हास्य स्वर, और ये देखिए यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे बड़ा आ है। तो ये स्वर है और ये स्वर है। तो यहाँ पे स्वर के बाद क्या आ रहा है? स्वर। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे स्वर के बाद स्वर आ रहा है, ठीक। और मान लीजिए यहाँ बड़ा आ है और यहाँ पे का है, तो ये क्या है? ये स्वर है और ये व्यंजन। तो स्वर के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। इन चीजों को हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यही चीजें आपके
संधि में काम देंगे। आप लोग ये थोड़ा सा यहाँ समझे रहेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से संधि आएगी। इसलिए कोई भी पॉइंट हम ये नहीं छोड़ना चाहते हैं कि आपको संधि बताते समय कोई दिक्कत हो। जब संधि की परिभाषा मेन पॉइंट पे जब हम चलेंगे, स्वर संधि आपको बताएंगे या व्यंजन बताएंगे या विसर्ग बताएंगे, तब आपको ये सब चीजें काम देंगी। हाँ, वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, इसलिए बस आज यहीं तक बताएंगे। बाकी और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।